एपिसोड 40 रोमांस इन बाथरूम। थैंक यू फॉर योर कमेंट। सुबह जब पाखी की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर अकेली पाती है। अक्षित पहले ही उठकर जिम में जा चुका था। पाखी अपने बालों को संवारते हुए मिरर के सामने जाती है, लेकिन अभी तक उसने अपनी उंगली की रिंग को नोटिस नहीं किया था। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, अक्षित ने उसके होठों पर अपने होठ रख लिए और उसे इंटेंसली किस करने लगा। धीरे धीरे अक्षित की किस और भी वाइल्ड होती जा रही थी। वो पाखी के होठों को छोड़कर अब उसके जोलन को किस करने लगा था और उसके बाद उसके होठ पाखी के गर्दन की ओर बढ़ने लगे थे। पाखी अक्षित की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, अक्षित आप पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए हैं, प्लीज मुझे छोड़िए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कहते हुए पाखी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। सुप्रिया भी बहुत घबरा गई और वो पाखी की रूम की तरफ जाने ही वाली थी। उसने अपने कदम रोक लिए और अक्षित जब उसने पाखी को चीख सुनी तो जिम से दौड़ता हुआ सीधे अपने रूम में आ गया। जब उसने नजर घुमाकर देखी तो पाखी मिरर के सामने खड़ी थी और हाथ को बड़ी हैरानी से देख रही थी। पायल गुस्से ने दांत पीसते हुए, ओ लड़की कल ही आई है और सबको उसकी इतनी फिक्र होने लगी है, मुझे नहीं जाना यहाँ से। इतने में किसी ने गुस्से में कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने। वहीं दूसरी तरफ माया के डैड उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिनकी अक्षित से दुश्मनी थी। उन्होंने कई लोगों से मीटिंग भी की, लेकिन कोई भी अक्षित के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था। माया के डैड ने अब ठान ली थी कि वो अक्षित को अकेले ही सबक सिखाएंगे। उन्होंने इस काम के लिए अक्षित का पीछा करना भी शुरू कर दिया था। वहीं राधिका भी अब तक ऑफिस पहुंच चुकी है। राधिका पाखी से फोन पर बात करते हुए आ रही थी। पाखी उसे बता रही थी कैसे अक्षित ने उसे एक रिंग गिफ्ट की है और कैसे उससे बड़े प्यार से बात करने लगा है। राधिका चौंकते हुए, क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था सर इतने रोमांटिक है, तुझे तो बड़ा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, कंग्रेचुलेशन। उसका फेस शर्म से लाल हो चुका था और अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया और खुद को फिर से कोसने लगी। कुछ देर बाद अक्षित बाथरूम से बाहर आया। उसने बस एक टॉवल अपने लोअर बॉडी में पहनी हुई थी। जब अक्षित बाहर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले पाखी पर पड़ी जो सोफे पर चुपचाप बैठी थी। राधिका भी उसे इग्नोर करते हुए अंश के केबिन में चली गई। अंश के केबिन में जाते ही राधिका मुंह फुलाए कहती है, आपने मुझे बुलाया था। अंश अपने चेयर पर आराम से बैठते हुए, जी मैंने सुना है कि आपके पास काम करने की जगह नहीं है। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। पाखी थोड़ा चिढ़ते हुए, ओहो मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू क्या बोले जा रही है, तुझे सच में लगता है कि सर मेरे लिए कुछ फील करने लगे हैं। लेकिन अक्षित उसे और कसकर पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, अगर मैंने खुद को वॉश कर लिया तब तो चलेगा ना। ऐसा कहते हुए अक्षित उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता। पाखी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अक्षित उसे अपनी गोद के उठाकर बाथरूम में चला जाता है। अक्षित घबराते हुए उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें किसी ने फिर से परेशान किया। लेकिन अक्षित को सबक सिखाने के पीछे सिर्फ माया के डैड ही नहीं पड़े थे, बल्कि अब अनिल ने भी उससे बदला लेने की ठान ली थी और साथ में उसने पाखी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पाखी की इन सबसे बड़ी गलती थी। नोट से हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी रिकमेंड करना चाहती हूँ, प्लीज आप लोग इसे एक बार जरूर। बड़े कहानी का नाम है। जब उन लोगों ने नजर घुमाकर देखी तो वहां अंश खड़ा था। उसे देखकर सभी लोग चुप हो गए, लेकिन पायल उसके पास जाकर कहती है, देखिए ना सर, ये सब मुझे मेरी जगह से हटाने की बात कह रहे हैं। मैं यहाँ इतने सालों से काम करती हूँ, मुझे अपनी ये जगह बहुत प्यारी है, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिख रही हूँ। पाखी अपने फेस को बड़े गौर से देखती है और अपने चेहरे के बाल को अपने कानों के पीछे करने लगती है, लेकिन उसके हाथ अपने कानों पर रुक जाते हैं क्योंकि उसने अब रिंग देख ली थी। पाखी अक्षित के यू किस करने से खुद के अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही थी। पाखी के हाथ अक्षित के चेस्ट से हटकर अब उसके बालों को सहलाने लगे थे। इतने में ही अक्षित ने पाखी के नेक को किस करते हुए बाइट किया, जिससे पाखी को निकल गई। राधिका उसे चिढ़ते हुए, हाँ बिल्कुल वो तुझे पसंद करने लगे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, वरना वो तुझे रिंग गिफ्ट क्यों करते। और एक बात बता, क्या उन्होंने तेरे करीब आने की कोशिश की, राधिका ने नॉटी टोन में कहा। पाखी अपनी आंखें बड़ी करके रिंग की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। अक्षित उसके हाथ को और देखता है जिसमें में बड़ा सा डायमंड रिंग था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रिंग है, तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या। डिस्क्रिप्शन, ये कहानी है तानी और स्वयं के अनकहे प्यार को एक अनसुनी दास्तां। मुझे प्यार हुआ था। कहते हैं अगर हमसफर प्यार करने वाला हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, पर क्या ही अगर आपका हमसफर एक गलती की वजह से आपका जीवन साथी बना हो। स्वयं और तानी बचपन के दो दोस्तों जो किसी गलतफहमी की वजह से शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इनके शादी के पीछे थी किसी की साजिश, जिस बात से सह अनजान थे। क्या करवट लेगी दोनों को जिंदगी शादी के बाद, क्या इनके शादी की सच्चाई दोनों की जिंदगी में तूफान लाएगी या होगी प्यार की नई शुरुआत। जानने के पढ़िए मुझे प्यार हुआ था सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अंश कॉर्नर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अब से वहां बैठकर काम करोगी, नाउ गेट बैक टू वर्क। जैसे ही अंश की कॉर्नर की ओर इशारा किया, राधिका ने चौंकते हुए कहा, वहां। अंश राधिका को देखते हुए, हाँ वहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। पाखी उसे बार बार कह रही थी कि उसे नीचे उतारे, लेकिन अक्षित उसकी कहा सुनने वाला था। अक्षित उसे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। जैसे ही पानी को बूंदे पाखी को टच होती है उसको आंखें बंद हो जाती है। उसे ऐसे देख अक्षित स्माइल करते हुए उसे अपने और करीब खींच लेता है।
जब उसने देखा कि अक्षित बाथरूम से बाहर आ चुका है तो वो अक्षित से नजरें चुराते हुए बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और खींचते हुए अपने बाहों में भर लिया। पाखी उसके अचानक ऐसा करने से चौंक गई। दोनों अपने अपने दिमाग में अक्षित बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। वही हॉस्पिटल में नीरज का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। आराधना नीरज के पास बैठी हुई बस रोए जा रही थी। डॉक्टर नीरज को कड़ी निगरानी में रखे हुए थे और उन्होंने ये तक बोल दिया था कि जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए पायल अंश को इमोशनली देखने लगती है। अंश उसकी बात मानते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। दूसरे आदमी की ओर देखते हुए, और तुम मेरे केबिन में आओ। ऐसा कहकर अंश अपने केबिन में चला गया और उसके पीछे वो आदमी भी। पाखी धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सामने लाती है और उस रिंग को गौर से देखने लगती है। पाखी कभी उस हाथ को अपने फेस के करीब ले आती तो कभी दूर। शायद उसे ये किसी सपने की तरह लग रहा था। इतने में ही पाखी ने जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सभी लोग चौंक गए। सभी सर्वेंट काम करना छोड़कर उसके रूम की ओर देखने लगे। अक्षित ने खुद को कंट्रोल किया और पाखी से अलग होते हुए कहा, तुम ठीक हो? पाखी इस वक्त बस नीचे देख रही थी। वो अक्षित से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। उसने बस सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसे ऐसे शर्माते हुए देख अक्षित ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ करूंगा। राधिका की बात सुनकर पाखी आज सुबह की बात याद करने लगी कि कैसे अक्षित उसके करीब था। वो सब सोचते हुए पाखी के गाल लाल होने लगे, लेकिन उसने राधिका से कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पाखी अपनी आंखें बड़ी करते हुए, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कैसे आया मेरे हाथ में। राधिका ने नमे सिर हिलाया और चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। राधिका खुद में बड़बड़ाते हुए, अब तो हद ही हो गई, इन्होंने तो मुझे कैद करके ही रख लिया। अक्षित उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, अब तो मैं तुम्हें ऐसे गले लगा सकता हूं ना। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी के गाल पर हल्के से किस करता है। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए कहती है, अक्षित मुझे ऑफिस के लिए रेडी होने। अक्षित अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि कैसे आया होगा? ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी को इंटेंस नजरों से देखने लगता है। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए अपनी पलकें झपकाने लगती है। अक्षित और पाखी दोनों शावर के नीचे थे। अक्षित ने पाखी को कमर से पकड़ रखा था और पाखी के हाथ अक्षित के चेस्ट पर थे। पाखी ने अपनी आंखें खोलकर अक्षित को देखा और जो अभी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इधर पायल खुश होकर उछलने लगी क्योंकि अंश ने उसकी बात मान ली थी। वही जब वो आदमी अंश के केबिन से बाहर निकला तो पायल से उससे पूछा कि अंश ने उसे क्या कहा। उसका जवाब सुनकर पायल को एक और झटका लगा। उसने कहा कि अंश ने उसे अपने केबिन के कॉर्नर स्पेस पर एक टेबल चेयर सेटअप करने को कहा है। पायल को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि अंश ने ये अरेंजमेंट किसके लिए करने को कही है। वही अंश के ऑफिस में पायल किसी से बहस कर रही थी। पायल गुस्से में, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं इस ऑफिस में इतने सालों से काम कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मुझे मेरी ही जगह से हटा रहे हैं। अगर उसे काम करना ही है तो कहीं और कर ले, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं देने वाली। राधिका स्मृत करते हुए कहती है, देन गेट रेडी मिसेज वालिया सर, बहुत जल्दी कुछ करने वाले हैं। चल मैं रखती हूँ और मुझे रिंग को फोटो भेजना मत भूलना, ठीक है बाय। राधिका फोन रखकर ऑफिस के अंदर जाती है। वही पाखी राधिका की बातें सुनकर अक्षित की वार्निंग याद करने लगती है जो उसने आज रात के बारे में दी थी। अंश ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, कुछ कहा तुमने? राधिका ने फिर से नमे सिर हिलाया और अपना काम करने लगी। थैंक यू। पाखी तुरंत अक्षित की ओर देखती है और बड़े इनोसेंस के साथ कहती है, क्यों? उसकी बात सुनकर अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो स्मृत करते हुए कहता है, मतलब कर सकता हूँ। अक्षित की बात सुनकर पाखी को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा। उसके ऐसा कहने पर अक्षित कहता है, अभी तो तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन शाम को क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता है। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी को अपनी बाहों से रिलीज कर देता है। पाखी मौका देखते ही बाथरूम के चली जाती है। कंटिन्यू। पाखी हैरानी से, मतलब आपने ही? लेकिन क्यों? पाखी सवाल भरी नजरों से अक्षित को देख रही थी तो वही अक्षित स्मृत करते हुए पाखी के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अक्षित स्माइल करते हुए, क्यों का क्या मतलब है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता है? पाखी उसे बड़े प्यार से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अक्षित पाखी के जो को पकड़कर उसके फेस को अपनी ओर उठता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? उसकी डीप वॉइस पाखी के रोंगटे खड़े कर रही थी। इतने में एक आदमी कहता है, देखो पायल, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। दीक्षित सर ने हमें ऑर्डर दिया है कि तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और मिस देशमुख के लिए टेबल तैयार किया जाए। रेटिंग और रिव्यू देना मत भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करे। एपिसोड 41, माई वी मस्ट बी वॉन्ग फॉर मी। वही दूसरी तरफ अनिल हॉस्पिटल से निकलकर अक्षित के ऑफिस के सामने खड़ा था। वो गुस्से में ऑफिस को घूर रहना। वही कुछ दूरी पर माया के डैड नवीन भी अपनी कार में बैठे अक्षित के बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। तभी उनकी नजर अनिल पर पड़ी। अनिल को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। नवीन के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मन में सोचा कि उसे अपना एक साथी मिल गया। नवीन कार से निकलकर अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अनिल नवीन की ओर देखता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या मुझे देखकर लग रहा है कि मैं बात करने के मूड में हूं? इतने में नवीन अनिल की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए कहता हुआ, अगर अक्षित के बारे में हो तो? ऐसा कहते हुए नवीन अनिल की ओर देखने हुए स्माइल करने लगता है।
तो वही अक्षित ने खन्ना ग्रुप से 7 डील कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से नव्या के डैड कुलदीप अपने ऑफिस में परेशान बैठे हुए थे। तभी नव्या उनके पास आती है और कहती है, डैड क्या ही हो गया, अगर उसने डील कैंसिल कर दी तो हम लोग किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे और देखना इस बार हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। कुलदीप नव्या की ओर देखते हुए गंभीर भाव से कहता है, नहीं बेटा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अगर किसी को पता चल गया कि अक्षित ने हमसे डील तोड़ दी है तो कोई उसके खिलाफ जाकर हमसे डील नहीं करेगा। अपने डैड की बात सुनकर नव्या भी सोच में पड़ जाती है। तभी कुलदीप गहरी सांस लेते हुए, लेकिन उसने अचानक ही डील क्यों तोड़ दी, वो कभी ऐसा नहीं करता, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई। उनकी बात सुनकर चौंक जाती है और उसे वो दिन आता है जब उसने पाखी के बारे में अक्षित से उल्टी सीधी बात की थी और अक्षित ने उसे डील कैंसिल करने को धमकी दी थी। उसने हिम्मत करते हुए अपने डैड से कहा, एक्चुअली डैड, उस दिन मैंने अक्षित को थोड़ा सा गुस्सा दिला दिया था। उसकी बात सुनकर कुलदीप उसकी ओर चौंक कर देखता है और कहता है, क्या, लेकिन ऐसा भी क्या कहा तुमने कि उसने डील कैंसिल कर दी? नव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए, ओ डैड, मैंने बस उनकी वाइफ के बारे में कुछ कहा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि वो डील कैंसिल दे, वो बस बहाना बना रहे हैं। कुलदीप अपनी जगह से उठकर नव्या को जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने देखा नहीं कैसे वो वाइफ के लिए आपने डैड को भी आंखें दिखाकर बातें कर रहा था? तुम्हारी अकल घास चरने गई थी क्या? नव्या अपने दांत पीसते हुए, आपने ही तो कहा था कि अक्षित के डैड और आप दोनों मिल उस लड़की को उसकी लाइफ से निकाल देंगे, इसलिए मैंने भी उसे बस भड़काने की कोशिश की थी। और हाँ, मुझे अभी भी वो चाहिए, कैसे ये नहीं पता, लेकिन मुझे मिस्टर अक्षित वालिया चाहिए। कुलदीप अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें ये सब तब करना चाहिए था जब वो लड़की उसकी लाइफ से चली जाती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता अक्षित, अब तुम्हारा नहीं हो सकता। अब हमें पहले तो इस डील को बचाना होगा, फिर क्या हो सकता है देखेंगे। अपनी बात कहते हुए कुलदीप वहां से निकल गया। वही नव्या गुस्से में अक्षित के बारे में सोचने लगी। वही अंश के ऑफिस में राधिका काम करके बुरी तरह थक चुकी थी। राधिका अंगड़ाई लेते हुए हल्की सी अंश को तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि अंश उसे ही देख रहा था। ये देखकर उसके मुंह से निकल गई। उसे ऐसे चिल्लाता देख अंश अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, ऐसे क्या चिल्ला रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है को तुमने कोई भूत देख लिया हो। राधिका गुस्से में कहती है, भूत नहीं राक्षस, आप दिन भर मेरी तरफ ऐसे ही देखते रहते हैं, क्या आप प्लीज अपनी आदत सुधारिए, मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर अंश अपने टेबल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, काम तो तुम्हें ऐसे ही करना होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अक्षित को मनाया था अपने एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में भेजने के लिए, अब ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर राधिका अपने चेयर से उठती है और अंश के सामने जाकर कहती है, अच्छा तो आपने ये सब जानबूझकर किया है? आपको जरा भी शर्म नहीं आए? आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं? आपको क्या लगता है आप ऐसे हरकतें करके मुझे इम्प्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो अब आपकी शक्ल से भी नफरत होने लगी है हो। उसकी बात सुनकर अंश गुस्से में टेबल को जोर से मारता है और खड़े होते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सड़क छाप मजनू हूं जो बार बार तुम्हें परेशान करेगा और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी गिरी हुई हरकत करेगा? राधिका गुस्से में, इसमें कोई शक नहीं कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। अंश गुस्से में दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था इसलिए बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, तुम्हें देखने चाहता था, और ये तुम्हारा टेबल यहाँ इसलिए सेट नहीं किया है कि मैं तुम्हें दिन भर घूरता रहूं, इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे लिए नया केबिन बनाया जा रहा है। मैंने सोचा कि तब तक तुम आराम से यहाँ काम करो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग के क्या चलता रहता है। राधिका अंश को आंखें दिखाते हुए, जैसे आपकी हरकतें हैं उससे कोई भी लड़की इनकंफर्टेबल हो जाएगी। एक तो आप, इससे पहले कि राधिका कुछ और कह पाती अंश अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। बड़े सर्द आवाज में कहता है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हारे बॉस से बात कर लूंगा। ऐसा कहते हुए अंश फिर से अपनी जगह बैठ जाता और काम करने लगता है। वही राधिका उसे अभी भी घूर रही होती है। उसके ऐसे घूरने से अंश को काम करने में परेशानी होती थी, इसलिए उसने गुस्से में राधिका की ओर देखते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जाओगी या नहीं, मुझे काम करना है। उसके ऐसा कहते ही राधिका अपना बैग उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षित के ऑफिस में सभी लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और खन्ना ग्रुप से 7 डील कैंसिल होने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इतने में तरुण कहता है, मुझे नहीं लगता कि इससे हमें ज्यादा इफेक्ट होगा, खन्ना ग्रुप को इस डील की ज्यादा जरूरत थी। डील कैंसिल होने पर जो प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें ही होने वाली है। उसकी बात सुनकर सभी हमें सिर हिलाते हैं। तभी अक्षित कहता है, अगर वो लोग फिर से डील करने की कोशिश करने तो उन्हें मना कर देना, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी लेट हो गया है, माई वी मस्ट बी वॉन्ग फॉर मी। ऐसा कहते हुए अक्षित फाइल्स उठाने लगता है, लेकिन उसकी बात सुनकर सभी लोग पाखी की ओर देखने लगे तो वही पाखी अपना सिर झुकाए अपनी पलकें बार बार झपकाने लगती है। उसे ऐसा करते देख तरुण के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक दर्द था जिसे सिर्फ तरुण ही महसूस कर पा रहा था। अक्षित सारी फाइल्स लेकर मीटिंग रूम से निकल गया। उसके जाते ही पाखी एक भी सेकंड गवाए बिना अक्षित के पीछे पीछे चली गई। अक्षित अपने केबिन में पहुंचकर अपना कोट और अपना लैपटॉप लेने लगता है। इतने में ही पाखी अक्षित के केबिन में एंटर करती है और मुंह फुलाए खड़ी हो जाती है। उसे ऐसे करते देख अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, क्या हुआ तुम्हें मुंह फुलाए क्यों खड़ी हो? गो एंड गेट योर थिंग्स, हमें निकलना है। पाखी मुंह फुलाए अक्षित के पास आती है और नाक चढ़ाकर कहती है, आप मीटिंग रूम में कैसी बातें कर रहे थे? आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वाइफ भी यहाँ काम करती है।
उसकी बात सुनकर अक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अक्षित अपना कोट पहनता है और पाखी के पास जाकर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता था कि मेरी वाइफ यहाँ है, इसलिए ही तो मैंने ऐसा कहा, और तुम्हें याद है ना कि मैंने आज रात के बारे में क्या कहा था। उसकी बात सुनकर पाखी अपना थूक गटकने लगती है। पाखी खुद को अक्षित की पकड़ से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहती है, अक्षित आप ये क्या कर रहे हैं, हम ऑफिस में हैं, कोई आ गया तो। अक्षित पाखी की बात पर विचार करते हुए, अच्छा ऐसी बात है कि कोई अंदर आ जाएगा तो ठीक है, कल से हम बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा देने, फिर कोई नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी के फेस की ओर खुद को झुकाने लगा। उसकी बातें सुनकर पाखी के गाल लाल होने लगे। उसे ऐसे शर्माता देख अक्षित उसे अपनी पकड़ से रिलीज करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं घर पहुंचने तक वेट कर सकता हूं। खुद को अक्षित की कैद से आवाज पाकर पाखी उसके केबिन से तुरंत निकल गई। पाखी अपने केबिन में पहुंचकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो अक्षित केबिन के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर पाखी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अक्षित आगे आगे और पाखी उसके पीछे चलते हुए पार्किंग तक आ जाते हैं। पार्किंग में पहुंचकर अक्षित अपने ड्राइवर को इशारा करता है और वो ड्राइवर अक्षित के हाथ में कार की चाबी दे देता है और वहां से चला जाता है। अक्षित पाखी के लिए कार का दरवाजा खोलता है और उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। उसे ऐसा करते पाखी उससे कहती है, आप क्यों उससे चाबी ले रहे हैं, उसे ही ड्राइव करने दीजिए। उसके ऐसा कहते ही अक्षित पाखी को कार से सटा देता है और उसे अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है। पाखी फिर से उसे ऐसा करते देख कहती है, आप फिर शुरू हो गए, आपने कहा था कि आप घर पहुंचने तक वेट करेंगे। उसकी बातें सुनकर अक्षित उसके करीब आते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मतलब घर जाने के लिए तुम भी एक्साइटेड हो। हम मैंने तो कभी ये सोचा हो नहीं था कि तुम्हें भी ऐसे थॉट आते होंगे, बट डोंट वरी, मैं रास्ते में भी कंट्रोल में रहूंगा। मैं तो बस हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ, हम दोनों अकेले रहे एक दूसरे में खोए हुए। उसकी बातें सुनकर पाखी उसे बड़े प्यार से देखने लगती है और फिर शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। उसे ऐसा करते देख अक्षित कहता है, अब तुम्हारा शर्माना हो गया हो तो घर चले। ऐसा कहकर अक्षित उसके लिए फिर से कार का दरवाजा खोलता है। दोनों कार में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन वही पार्किंग में इन दोनों कोई देख रहा था। ये था तरुण, जो उन दोनों को देखते हुए खुद को कोस रहा था। उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि पाखी खुश है, लेकिन उसे अपने आप पर थोड़ी दया आ रही थी। तरुण कुछ दोनों से बस यही सोच रहा था कि अगर उसने थोड़ी सी जल्दी की होती तो आज वो और पाखी साथ होते, साथ में बहुत खुश होते। इतने सालों में एक बार हिम्मत करके उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज हमारी किस्मत कुछ और ही होती। यही सोचते हुए अक्सर तरुण की आंखें नम हो जाया करती थी। अभी भी अक्षित और पाखी को देखते हुए तरुण की आंखें नम थी और उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान। उसने अपने आप को संभाला और अपने घर के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ राधिका अंश के ऑफिस से चलकर अपने घर आ रही थी। उसे अभी तक एक भी टैक्सी नहीं मिली थी। चलते चलते उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे भूख और प्यार दोनों एक साथ लगने लगी थी। राधिका चलते चलते बस अंश को ही गलियां दे रही थी। राधिका खुद से, यार क्या आदमी है, पहले खुद पीछा करता है और कहता है कि मैंने कौन सी सड़क छाप हरकत की है हो, एक तो उसका ऑफिस इतना दूर है, कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, अब मैंने कैसे घर जाऊं। इतने में राधिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक कार आती हुई दिखती है। राधिका अपना हाथ दिखाकर उस कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार आगे बढ़ जाती है। राधिका निराश हो जाती है और फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन राधिका देखती है वो कार कुछ दूर जाकर रुक गई है। उसे देखकर राधिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो दौड़ते हुए उस कार के पास जाती है। उस कार का ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता, कार के अंदर बैठे शख्स को देखकर राधिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। राधिका हंसते हुए कहती है, यश तुम। यश तिरछी स्माइल के साथ, हाँ जी मैं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कोई प्रॉब्लम में है तो मैं उसे बचाने आ गया। राधिका कार के अंदर बैठते हुए, थैंक यू, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। यश उसे मेंशन नॉट कहता है और ड्राइव करने लगता है। कुछ ही देर बाद दोनों राधिका के घर के पास पहुंच चुके होते हैं। राधिका यश को गुड नाइट कहती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। वही उसके जाते ही यश खुद से कहता है, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होगी, एम वॉन्ग फॉर दैट डे। ऐसा कहते हुए यश एविल स्माइल करता है और कार आगे बढ़ता है। कंटिन्यू। दोस्तों स्टोरी कैसा लगा आप लोग जरूर बातें और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर योर कमेंट। एपिसोड 42, आउटिंग। इधर पाखी और अक्षित भी अपने घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद उनकी नजर हॉल में बैठे जय पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कब से इन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। इधर जय के नजर जब उन दोनों पर पड़ी तो उसने देखा कि अक्षित ने पाखी का हाथ पकड़ रखा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। अक्षित उनको इग्नोर करता हुआ पाखी को लेकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। इतने में ही जय अपनी रौबदार आवाज में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज सुनकर अक्षित रुक जाता है और पाखी से कहता है, तुम रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन पाखी कमरे की ओर जा ही नहीं रही होती है। इतने में अक्षित एक प्यारी सी स्माइल करता है और उसे जाने का इशारा करता है। पाखी उसकी बात मानकर रूम की ओर जाने लगी। जब पाखी रूम के अंदर चली गई तब अक्षित अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपने डैड की ओर देखता है और कहता है, आपको क्या बात करनी थी, जल्दी कीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जय अक्षित के पास आते हुए कहता है, अक्षित तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने ही डैड से कैसे बात करने लगे हो सिर्फ उस लड़की के लिए।
उनकी ओर देखते हुए अक्षित अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए कहता है, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ इसकी जिम्मेदार वो नहीं आप खुद है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। जय अक्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए, मैं जानता हूं मैंने उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, बाप बेटे होकर कर भी हम दोस्तों की तरह रहते थे और इस लड़की के आने के बाद तुम मुझसे सिर्फ और दूर जा रहे हो। अक्षित अपने ने कंधे से उनका हाथ हटाते हुए कहता है, पहली बात तो ये हर टॉपिक को उससे जोड़ना बंद कीजिए और दूसरी बात ये भले ही आप उसे पसंद नहीं करते लेकिन इससे ये बात बदल नहीं जाती कि वो मेरी वाइफ है, आपकी बहू है और इस घर की इज्जत है जिसको आपने जलील करने की कोशिश की थी। जय थोड़ा इमोशनल होते हुए, बेटा मैं बस तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तू सही सलामत रहे और खुश रहे, इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इस बात का डर था कि वो लड़की माया की तरह तेरा दिल न तोड़ दे, बस यही बात थी। इसलिए मैंने जय मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे और अक्षित के लिए फिक्र जिसे अक्षित भी देख पा रहा था। अक्षित एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सब आपको पहले कहना चाहिए था कि आप मेरी कितनी फिक्र करते हैं मेरी वाइफ को हट करने के बाद नहीं, इतना कहकर अक्षित अपने कमरे की ओर चला जाता है, वही जय अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। सुप्रिया दोनों बाप बेटे को किचन से सुन रही थी, जब दोनों अपने अपने कमरे में चले गए तब वो जय के पास जाने लगी। सुप्रिया जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जय खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा है। सुप्रिया उसके पास जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है, अपने कंधे पर किसी के हाथ को फील करने के बाद जय अपने आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़ता है और जहां सुप्रिया अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी होती है। सुप्रिया को देख जय बात को बदलते हुए कहता है, तुमने अब तक खाना नहीं बनाया, मुझे कब से भूख लग रही है, चलो जल्दी से खाना लगाओ मेरे लिए, ऐसा कहते हुए जय सुप्रिया से नजरें मिलाए बिना बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन सुप्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सुप्रिया थोड़ा इमोशनल होते हुए जय से कहती है, आप कब तक अपने इमोशंस को छुपाए रखेंगे, आपको अपने मन की बात मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहते ही जय सुप्रिया की ओर देखता और उससे कहता है, मेरी भावनाएं मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पा रही है तो इन्हें निकालने का क्या फायदा। ऐसा कहते हुए जय रोने लगता है। सुप्रिया उसे गले से लगाते हुए कहती है, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ लेकिन जय आपने पाखी हट करते अक्षित को हट किया है, आप देख ही सकते हैं कि कैसे पाखी के आने के बाद अक्षित पहले को तरह मुस्कुराने लगा है, वो दिन दूर जब हमारा अक्षित बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। जय हक ब्रेक करते हुए सुप्रिया की ओर देखता है और कहता है, मैं भी उसी दिन का वेट कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ मेरा अक्षित मेरे पास फिर से आ जाए। सुप्रिया जय के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, आप देखना वो दिन बहुत जल्दी आने वाला, पाखी अक्षित को पहले जैसा बना देगी लेकिन उससे पहले आपको पाखी से माफी मांगनी चाहिए, आपने उसके साथ गलत किया है। उसकी बात सुनकर जय एक गहरी सांस लेता है और हाँ में सिर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षित अपने रूम के बाहर खड़ा था, उसके दिमाग में अपने डैड की बातें चल रही थी लेकिन तभी उसने अपना सिर झटका और उनकी बातों को अपने दिमाग से निकलता हुआ रूम में एंटर करता है। अक्षित रूम में एंटर करते ही देखता है कि पाखी टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रही है। अक्षित को देखने के बाद पाखी इधर उधर घूमना बंद करती है और अक्षित की ओर देखते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि अक्षित तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आता है और उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचकर उसके होठों में अपने होठ रख देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पाखी को कुछ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला लेकिन जब उसे समझ आया तो वो भी अक्षित का पूरा साथ देने लगी। पाखी को जी भर किस करने के बाद अक्षित उससे दूर होता है लेकिन उसे अपने बाहों से दूर नहीं करता, उसे अपने करीब रखे उसकी ओर देखता रहता है। पाखी भी अक्षित वो सब करने दे रही जो वो करना चाहता था। इतने में अक्षित ने पाखी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं बाहर चले, बस तुम और मैं। उसकी बात सुनकर पाखी थोड़ा गंभीर होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अभी कहीं जाना ठीक नहीं है, आपने घर का माहौल तो देखा ही है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। पाखी का जवाब सुनकर अक्षित का फेस डार्क हो गया, उसने अपने एक्सप्रेशन सख्त करते हुए कहा, तुम्हें किसी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बारे में सोचो और बाकी लोगों को अपने दिमाग से निकाल दो। अक्षित की बात सुनकर पाखी मुस्कुराते हुए कहती है, जी हर वक्त मेरे दिमाग में आप ही छाए रहते हो लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझो, हम ऐसे नहीं जा सकते अब की बार। अक्षित पाखी को खुद से दूर झटकते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें भी उनकी ही फिक्र तो जाओ उनके ही साथ रहो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर अक्षित अपना कोट निकालकर बेड पर फेंक देता है और बाथरूम में अंदर चला जाता है। वही पाखी बस उसे देखती रह गई। पाखी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, मैंने उन्हें बेकार में ही गुस्सा दिला, कहाँ वो घूमने जाने की बात कर रहे थे और कहाँ मैंने उनका दिल तोड़ दिया, अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई पाखी अक्षित का कोट उठाती है और उसे उसकी सही जगह पर रखती है। इधर अक्षित गुनगुने पानी से शावर लेते हुए अपने डैड की कही गई बातों के बारे में सोच रहा होता है। उसे अभी भी अपने डैड पर भरोसा करने में परेशानी हो रही थी। इन्हीं सब बातों से पीछा छुड़ाने के लिए अक्षित पाखी के साथ बाहर जाना चाहता था लेकिन पाखी ने भी उसे मना करके उसका दिल तोड़ दिया। कुछ देर बाद अक्षित वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि पाखी वही बेड पर बैठी हुई थी। अक्षित उसे इग्नोर करते हुए वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर उसे पहनता और लाइट ऑफ करके सो जाता है।
उसके ऐसे इग्नोर करने से पाखी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि ये भी उसकी ही गलती थी। उसने ही अक्षित को गुस्सा दिखाया, इसलिए वो अक्षित से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप जाकर दूसरी साइड में सो जाती है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन अक्षित और पाखी दोनों की आंखों से नींद गायब थी। अक्षित अपना गुस्सा जताने ले लिए पाखी की ओर पीट करके सोया हुआ था, तो वही पाखी अक्षित की ओर मुंह करके यही सोच रही थी कि वो अब अक्षित को कैसे मनाए। इतने में ही पाखी ने अपने हाथ अक्षित को कमर पर रख दिए, लेकिन अक्षित ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। पाखी अक्षित के करीब आती हुई अपना फेस उसके पीठ से सटा देता है, लेकिन अक्षित ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। इतने में पाखी बड़े प्यार से कहती है, अक्षित आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझसे बात कीजिए, हम मेरी तरफ देखिए। तो इतने में भी अक्षित कुछ रिएक्ट नहीं करता। पाखी खुद को अक्षित के और करीब लाते हुए कहती है, अच्छा मुझे ये बताए हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, मुझे पैकिंग भी तो करनी होगी, प्लीज बताए ना। इतने में अक्षित पाखी की ओर मुड़ता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। पाखी को ये देखकर अच्छा लगता है, उसने अक्षित की नाराजगी दूर कर दी है। पाखी अक्षित के सीने से लगी हुई कहती है, अब तो बताए हम कहाँ जा रहे हैं। अक्षित उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस रेडी रहना, नाउ गुड नाइट। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी के फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में समाये सो जाता है। अगली सुबह अक्षित और पाखी जल्दी ही उठ चुके थे। अक्षित रेडी हो रहा था, वो वही पाखी पैकिंग कर रही थी। इतने में अक्षित कहता है, हम हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, इतना सब क्यों पैक कर रही हो। पाखी, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो यहाँ वापस कौन आएगा। ऐसा कहते हुए पाखी फिर से पैकिंग में लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं। हॉल में सुप्रिया और जय ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। पाखी और अक्षित के हाथ में बैग देखकर दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों का दिल ये सोचकर घबरा रहा होता है कि कहीं ये दोनों घर छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। उन दोनों इन्हें ये नहीं बताया था कि ये घूमने जा रहे हैं। इतने में सुप्रिया अक्षित के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेटा तुम दोनों ये कहाँ जा रहे हो, देखो बेटा नजर हो तो हमें बताओ, लेकिन ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। अक्षित उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और पाखी की ओर देखने लगता है। पाखी सुप्रिया के पास आकर कहती है, नहीं हम लोग बस घूमने जा रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। पाखी को बात सुनकर सुप्रिया की जान में जान आई। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहती है, ये तो अच्छा किया तुम दोनों ने शादी के बाद पहली बार दोनों साथ ने घूमने जा रहे हो, अच्छे से रहना। हम पाखी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वही अक्षित ने कोल्ड वॉइस में कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में हम यहाँ से भी चले जाएंगे। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर ले जाता है। अक्षित एक सर्वेंट को सामान कार में रखने के लिए कहता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अक्षित इस ट्रिप में बस पाखी के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसे ड्राइवर को भी आने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने सक्षम से कहकर अपने सारे गार्ड्स को भी हटा दिया था। वो कुछ दिन बस पाखी के साथ अकेले एंजॉय करना चाहता था। सक्षम ने उसे समझने की काफी कोशिश की, ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा और वैसे भी वो माफिया किंग है, उसे किसी का खौफ कैसे हो सकता है। अक्षित और पाखी अकेले निकल चुके थे। पाखी तो कुछ दूर चलते ही सो चुकी थी। ये देखकर अक्षित ने मुंह फुला लिया, कहाँ वो पाखी के साथ हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहता था और कहाँ मैडम जी आराम से सो रही थी। कुछ ही देर में दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। पाखी अभी भी सो रही थी। ये देखकर अक्षित ने कार कर हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज से पाखी चौंकते हुए उठी। उसे ऐसे चौंकते देख अक्षित को हंसी आ गई। पाखी अपनी आंखें मलती हुई कहती है, क्या हम पहुंच गए। अक्षित कार से उतरते हुए, जी अब नीचे उतरो। ऐसा कहकर अक्षित पाखी की साइड वाली डोर ओपन करता है। पाखी नीचे उतरती है तो देखती है कि उसके सामने एक आलिशान बंगला है। उसे देखकर पाखी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। एपिसोड 43 से क्लोजनेस। पाखी और अक्षित सबसे दूर अपने ट्रिप डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। पाखी कार से नीचे उतरती है तो देखती है कि उसके सामने एक आलिशान बंगला है। उसे देखकर पाखी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिसके बारे में अक्षित ने किसी को नहीं बताया था। उसे देखकर पाखी खुद को कंट्रोल नहीं कर और दौड़ते हुए बंगले के अंदर चली गई। वहां सिर्फ एक केयर टेकर रहता था। अक्षित ने उससे सामान रूम में रखने को कहा और उसके बाद यहां से जाने के लिए कह दिया। इधर पाखी पूरे घर का चक्कर लगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा एम्यूजमेंट पार्क में घूम रहा हो। अक्षित उसे ऐसे एक्साइटेड देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में पाखी एक रूम के अंदर जाती है। वो रूम घर का सबसे बड़ा रूम था। कमरा अंदर से भी काफी खूबसूरत था। रूम में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े ग्लास के विंडो थे, जिसने नेचुरल लाइट आ रही थी। रूम के राइट साइड में एक बालकनी थी। पाखी खुद को वहां जाने से नहीं रोक पाई। जैसे ही पाखी बालकनी में पहुंची तो वहां से नजारा देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। बालकनी से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। पाखी अपने आंखें बंद कर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। इतने में पाखी अपने कमर पर किसी की हाथ महसूस करती है और अपने नेक के पास किसी की गर्म सांसें। ये अक्षित था जो पाखी को अपनी बाहों समेट रहा था। अक्षित पाखी के नेक पर हल्के से किस करने हुए कहता है, तुम्हें पसंद आया। पाखी किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। अक्षित उसे अपनी ओर टर्न करता है और उसके फोरहेड को किस करके अपने सीने से लगा लेता है। अक्षित के सीने से लगी हुई पाखी मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। इतने में पाखी खुद को अक्षित से दूर करते हुए कहते हैं, आपके चक्कर ने मैं तो भूल ही गई, मुझे अपने कपड़े अनपैक करने हैं और आपके लिए खाना बनाना है, मैं ये काम करके आती हूँ।
ऐसा कहते हुए पाखी वहां से जाने लगती है, लेकिन अक्षित उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ऐसा करने से पाखी अक्षित को आंखें छोटी करते हुए देखने लगती है। इतने में अक्षित हंसते हुए कहता है, ऐसे आंखें दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? इन योर ड्रीम्स मिसेज वालिया, तुम्हें पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने है कौन। ऐसा करते हुए अक्षित पाखी की ओर लीन होने लगता है, लेकिन पाखी पीछे हटने लगती है। अक्षित अपनी जगह पर रुक जाता है और अपनी इंटेंस नजरों से पाखी को देखते हुए कहता है, आखिर कब तक मुझे इंतजार करवाने का इरादा है तुम्हारा? पाखी अक्षित की आंखों में देखते हुए, मैं नहीं चाहती कि आप वेट करो, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है, पहले मैं वो कर लूं। उसके ऐसा कहने पर अक्षित उसे और कसकर पकड़ लेता है, जिससे पाखी की आंखें और बड़ी हो जाती है। अक्षित स्मृक करते हुए कहता है, जब गुस्से में तुम्हारे आंखें ऐसे छोटी हो जाती है ना, तो मैं बता नहीं सकता तुम कितनी क्यूट लगती है। उसके ऐसा कहने पर पाखी कहती है, आपका हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे आपके लिए खाना बनाना है, आपका शुगर लो हो जाएगा। अक्षित प्लीज जाने दीजिए। अक्षित डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं थोड़ा सा मीठा चख लूं तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पाखी कुछ समझ नहीं पाती। इतने में ही अक्षित उसके छोटे से फेस को पकड़कर उसे अपने करीब लाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अक्षित पाखी को बड़े प्यार से किस करने लगा। पाखी भी इसने उसका पूरा साथ दे रही थी और अक्षित को किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जब राधिका ऑफिस पहुंचती है तो सबके पहले अंश के केबिन जाती है, लेकिन वहां जो हो रहा था उसे देखकर राधिका शॉक हो गई। अंश के केबिन से उसका टेबल निकाला जा रहा था। ये देखकर राधिका को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वो उन लोगों से कुछ पूछने वाली ही होती है कि पायल वहां आ जाती है। राधिका को अंश के केबिन में देखकर पायल बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम यहाँ, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना। उसकी बात सुनकर राधिका उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती है। इतने में पायल उसे केबिन से बाहर जाने को कहती है। राधिका केबिन से निकलने वाली होती है कि अंश केबिन में एंटर करता है। अंश राधिका को इग्नोर करते हुए अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है। राधिका अंश के सामने खड़ी हो जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अंश बिना उसकी ओर देखते हुए, अभी तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नाम उन लोगों की लिस्ट में जरूर है जो ऑफिस से निकलने वाले हैं। अंश की बात सुनकर राधिका को समझ नहीं आता कि आखिर उसे ऑफिस से निकाला क्यों जा रहा है। राधिका अंश से ये सवाल करने ही वाली होती है कि अंश कहता है, अगर तुम्हें रीजन जानना है तो पायल से बात कर लेना, नाउ लीव। ऐसा कहते हुए अंश डोर की तरफ इशारा करता है। राधिका अंश से कुछ नहीं कह पाती और केबिन से बाहर चली जाती है। वहीं पाखी और अक्षित सबसे दूर अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे। पाखी ने सारा सामान अनपैक करके अलमारी में सजा दिया था। उसके बाद अक्षित के लिए खाना बनाने के लिए नीचे किचन में आ चुकी थी। अक्षित अभी हॉट वाटर से शावर ले रहा था, जिसके बाद अक्षित रूम में आकर देखता है तो वहां पाखी नहीं होती है। उसे समझते हुए देर नहीं लगती है, पाखी इस वक्त किचन में होगी। अक्षित अपनी एक शर्ट पकड़ता है और उसे पहनते हुए किचन की ओर जाने लगता है। अक्षित एक भी मिनट के लिए पाखी से दूर नहीं रहना चाहता था। अक्षित किचन में पहुंचकर देखता है कि उसकी खूबसूरत वाइफ किचन में खाना बनाते हुए पसीने से भीग चुकी थी। पाखी इस हाल में काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अक्षित खुद को नहीं रोक पाया और उसे जाकर पीछे से हक कर लिया। पाखी अक्षित के ऐसे हक करने से स्माइल करने लगी। इतने में अक्षित पाखी के कान के पास धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम मुझे वेट कराना नहीं चाहती तो बार बार मुझसे दूर क्यों जाती रहती हो। पाखी उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी अक्षित उसे अपनी ओर पलट देता है और उठाकर काउंटर में बैठा देता है। उसके ऐसा करने पर पाखी हैरानी से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। अक्षित पाखी के करीब आते हुए, अब तुम कोई जवाब नहीं देना चाहती तो मुझे तो ऐसी हरकत करनी पड़ेगी ना। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी को बड़ी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। पाखी अक्षित की नजरों को खुद पर महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने आंखें झुका ली थी। अक्षित स्मृक करते हुए पाखी की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी पाखी अक्षित की अपने पपी आई से देखते हुए कहती है, अक्षित क्या आप मुझे पसंद करते हैं। उसका सवाल सुनकर अक्षित खुद को रोक लेता है और पाखी की ओर बड़े प्यार से देखने लगता है। लेकिन उसका प्यार से देखना पाखी के लिए काफी नहीं था, उसे तो एक प्रॉपर आंसर चाहिए था। उसने अपनी पलकें प्यार से झपकते हुए फिर कहा, अक्षित क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। इस बार अक्षित पाखी को खुद से सटा लेता है और उसके करीब आते हुए कहता है, तो यही वो बात जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है। तो सुनो, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मेरी हर एक सांस सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। उठाते जागते खाते पीते हर वक्त मेरे दिमाग में बस तुम ही छाई रहती हो और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता। उसके ऐसा कहने पर पाखी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे ऐसे मुस्कुराता देख अक्षित के फेस पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। अक्षित अपनी इंटेंस नजरों पाखी को देखते हुए कहता है, अब जब तुम्हें पूरी तसल्ली हो चुकी है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ, तो क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके ऐसा करने कहने पर पाखी के गाल शर्म के मारे लाल होने लगे थे। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। अक्षित पाखी के बिना कहे ही उसकी बात समझ चुका था। अब अक्षित के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। उसने पाखी को पास लाते हुए उसके होठों पर फिर से कब्जा कर लिया। अक्षित ने पाखी को कमर से पकड़ रखा था, तो वही पाखी के हाथ अक्षित के बालों को बड़े प्यार से सहलाते जा रहा थे। अब अक्षित पाखी को वाइल्डली किस करने लगा था। उसके लिए अपने पैशन को कंट्रोल करना मुश्किल था। अब अक्षित किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था।
लेकिन इतने में पाखी जो खाना बना रही थी उसमें आग लग गई। अक्षित के ये चीज देख ली और पाखी को अपनी गोद में उठाकर काउंटर से पीछे हट गया। पाखी ने जब आग देखा तो वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसे ऐसे देख अक्षित को घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पाखी को संभाले या आग को बुझाए। इधर पाखी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। अक्षित उसे हॉल में लाता है और उसे सोफे पर बैठता और उसके पीठ को सहलाते हुए उसे लंबी लंबी सांसें लेने के लिए कहता है। लेकिन पाखी अपनी भी काफी तकलीफ में थी, उससे अभी भी सांस नहीं लिया जा रहा था। इतने में अक्षित पाखी के सामने सोफे के नीचे बैठता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर देखने को कहता है। पाखी अक्षित की ओर देखती है। इतने में अक्षित कहता है, मेरी तरफ देखो और मुझे फॉलो करो। ऐसा कहते हुए अक्षित लंबी लंबी सांस लेने लगता है। पाखी उसे फॉलो करती हुई लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। कुछ देर ऐसा करने की बाद पाखी की सांस अब नॉर्मल हो गई थी। अक्षित ये देखकर खुश था, लेकिन उसने किचन के ओर देखा जहां आग बर्तन से बाहर फैलने लगती है। अक्षित दौड़ता हुआ किचन में जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है। आग बुझाकर अक्षित वापस पाखी के पास आता और उसके बगल में बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। पाखी की सांसें तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन सांस न लेने की वजह से उसे चक्कर आने लगा था। इतने पाखी अक्षित की बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर अक्षित की घबराहट और बढ़ गई। उसने जल्दी से पाखी को गोद में उठाया और कमरे की ओर चला गया। कमरे में जाकर अक्षित पाखी को आराम से बेड पर लेटा देता है, लेकिन अब उसके लिए चिंता खत्म नहीं हुई थी। उसने इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ऐसे में वो सक्षम या किसी को बोलकर डॉक्टर को नहीं बुला सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक बार कोशिश करने की सोची। उसने अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल किया और सारी बात बताई। अक्षित की बात सुनकर सक्षम ने एक्शन लेना स्टार्ट किया। उसे पता था कि अक्षित इस वक्त कहाँ है। दरअसल उसने अक्षित के कहने पर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। अक्षित ये भूल गया था कि उसके सभी कार में ट्रांसमीटर लगे हुए थे, लेकिन सक्षम ने इन्हीं ट्रांसमीटर की मदद से अक्षित और पाखी के आउटिंग के बारे में जाना था। कुछ ही देर में सक्षम डॉक्टर को लेकर निकल चुका था। कंटिन्यू एपिसोड 44। तो तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अक्षित का ऑर्डर पाते ही सक्षम कुछ देर में निकल चुका था। वो जगह शहर से काफी से दूर थी, इसलिए उन्हें आने में काफी वक्त लग रहा था। इधर अक्षित पाखी के पास उसका हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ था। पाखी अभी भी बेहोश थी। उसकी चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और उसके होंठ भी सूखने लगे थे। ये देखकर तो मानो अक्षित की सांसें चलना ही बंद हो गई थी। सक्षम को आते आते शाम हो चुकी थी, लेकिन इतने में पाखी ने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी। सक्षम की गाड़ी की आवाज सुनकर अक्षित के जान में जान आती है। सक्षम डॉक्टर को लेकर सीधा अक्षित और पाखी के पास पहुंचता है। इस वक्त पाखी बेड पर सीधी बैठी हुई थी और अक्षित उसके पास ही बैठा हुआ था। डॉक्टर उन दोनों को रूम से बाहर जाने को कहता है, लेकिन अक्षित एक भी सेकंड के लिए पाखी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें जो भी करना है हमारे सामने करो। ऐसा कहते हुए अक्षित डॉक्टर को घूर कर देखने लगता है। अक्षित की फिक्र और गुस्से से लाल हो चुकी थी। इस वक्त अगर उसकी आंखें कोई भी देख लेता तो उसे जरूर हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन डॉक्टर तो उसकी आवाज से डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अक्षित की आंखों में देखे। डॉक्टर डरते हुए अपना सामान निकाल कर पाखी का चेकअप करता है। पूरी चेकअप करने के बाद डॉक्टर अक्षित से कहता है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी, आप इनका ध्यान रखिए। ऐसा कहकर डॉक्टर रूम से निकलने वाला ही होता है कि अक्षित उसे रोकते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते देख पाखी की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है, लेकिन सक्षम नॉर्मल रहता है। वो अपने बॉस को अच्छे से जानता है कि उसका बॉस कितना खतरनाक है। अक्षित उस डॉक्टर को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर उसे फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो तू कभी किसी को नजर नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सर से पैर तक काम गया था। उसने अपना थूक निगलते हुए कहा, नहीं होगी सर, बस आप उनका अच्छे से ध्यान रखें। उसकी बात सुनकर अक्षित उसे झटके से छोड़ देता है। उसकी पकड़ से आजाद होते हुए डॉक्टर अपनी जान बचाते हुए रूम से भाग जाता है। उसके जाते ही अक्षित सक्षम से कहता है, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो, लेकिन सक्षम अपनी जगह से नहीं हिलता। उसे अपनी जगह पर ही खड़ा देख अक्षित उसे गुस्से से घूरने लगता है, लेकिन सक्षम पाखी की इशारा करते हुए ये बताने की कोशिश करता है, ये जगह गुस्सा निकालने के लिए ठीक नहीं है। अक्षित पाखी की ओर देखते हुए कहता है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर पाखी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तो वही अक्षित सक्षम को बाहर आने का इशारा करता है। दोनों रूम से बाहर आते हैं और अक्षित सक्षम पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पाखी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए अब जाओ यहाँ से। अक्षित जितने गुस्से में कह सकता था उसने कहा, लेकिन सक्षम पर उसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। वो अपना हाथ पीछे बांधे हुए सिर झुकाए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अक्षित को और भी गुस्सा आने लगा था। लेकिन इतने में ही सक्षम ने कहा, सर मैं समझ सकता हूँ कि आप मैम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, और अगर फिर से आप किसी खतरे में पड़ गए तो मेरा वहां होना जरूरी है। उसकी बात सुनकर अक्षित एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है, खतरा और मुझे भूलो मत, तुम जिससे बात कर रहे हो वही सबसे बड़ा खतरा है। मुझे इस वक्त तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ यहाँ से, और हाँ फिर से मेरा लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश मत करना। उसकी बात सुनकर सक्षम है में सिर हिला देता है, लेकिन सक्षम अक्षित को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, इसलिए उसने कहा, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप अपना फोन ऑन ही रखोगे।
उसकी बात सुनकर अक्षित उसे घूरते हुए हाँ में सिर हिल देता है, जिसके बाद सक्षम वहां से चला। सक्षम के जाने के बाद अक्षित रूम में आकर देखता है तो पाखी बेड से उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अक्षित ठीक समय पर जाकर उसे कमर से पकड़कर उसे संभल लिया। पाखी ने भी अक्षित के शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। अक्षित पाखी को सीधा खड़ा करते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। तुम बेड पर आराम से बैठो। ऐसा कहते हुए अक्षित की आंखों में फिक्र साफ तौर पर देखी जा सकती है। उसकी बातें सुनकर पाखी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वॉशरूम जाना था। अक्षित हाँ में सिर हिलाता है और पाखी को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके ऐसा करने पर पाखी चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी करके अक्षित को देखने लगती है। इतने में ही अक्षित वॉशरूम की ओर चलते हुए कहता है, देन लेट मी हेल्प यू। अक्षित पाखी को वॉशरूम में छोड़ता है और दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने फोन पर पड़ती है। अक्षित ने तुरंत अपना फोन लिया और सक्षम की बात को ना मानते हुए अपना फोन स्विच ऑफ करने वाला ही होता है। उसे पाखी का ध्यान आ जाता है। उसने मन में सोचा कि अगर फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो, यही सोचकर उसने अपना फोन बंद नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अंश के ऑफिस में राधिका दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुकी थी। उसके पास बैठकर काम करने के लिए जगह भी नहीं थी। राधिका ऑफिस के कोने में चुपचाप बैठकर काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसके कमर और पीठ में दर्द होने लगा था। ऑफिस के आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। राधिका भी काम फिनिश करके अंगड़ाई लेते अपने राइट में मुड़ी। उसने देखा कि अंश वहां खड़ा है। अंश को देखने के बाद राधिका तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके ऑफिस से निकलने लगती है। ऑफिस से बाहर आने के बाद एक सांस लेते हुए खुद से ही कहती है, जहां देखो वहां आ जाता है, लेकिन बात नहीं करनी सर को। एक तो मुझसे मेरी जगह छीन ली और इग्नोर भी कर रहा है हो। राधिका गुस्से में अंश को कोस रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। इस कार को राधिका अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसने इस कार की गुस्से में घूरना शुरू किया। तभी कार की विंडो ओपन होती है और ड्राइविंग सीट पर बैठ अंश कहता है, अंदर बैठ जाओ। राधिका उसकी बात को इग्नोर करती हुई दूसरी ओर देखने कहती है। इतने में अंश फिर से कहता है, सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से बैठ जाओ। इस बार अंश की आवाज में कुछ रफनेस थी जो राधिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में कहा, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ टाइम वेस्ट ना करें और अपने घर चले जाएं। अंश गुस्से में राधिका की ओर देखता है, लेकिन राधिका भी कम नहीं है, वो भी हाथ बांधे उसे ही घूर रही थी। इतने में अंश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम चुपचाप नहीं बैठी तो कल से दोनों जगह से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी की बात सुनते ही राधिका मुंह फुलाए कार में बैठ जाती है, लेकिन वो अंश की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। राधिका बस खिड़की से बाहर देख रही और मन ही मन अंश को गालियां भी दे रही थी। इतने में अंश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, अगर तुम्हारा मन भर गया हो मुझे गाली देते हुए तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अंश के ऐसा कहने पर राधिका मन में सोचने लगी, इन्हें कैसे पता चला मैं इन्हें गाली दे रही थी, कहीं ये मन की बात तो नहीं सुन लेते। ऐसा सोचते हुए राधिका आंखें फाड़कर अंश को देख रही थी। इतने में अंश, मुझे घूरना बंद करो और मेरी बात सुनो, उस यश के बच्चे से दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। अंश की बात सुनकर राधिका को ऐसा लगा जैसे वो यश से जल रहा है। राधिका अंश की बात का कोई जवाब नहीं देती और विंडो से बाहर देखने लगती है। इतने में राधिका का घर आ जाता है। अंश कार पर ब्रेक जोर से ब्रेक लगाता है। राधिका जैसे ही कार से निकलने वाली होती है, अंश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। राधिका खुद को संभाल नहीं पाती और अंश की बाहों में गिर जाती है। इतने में राधिका खुद को अंश की पकड़ से आजाद होने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। इतने में अंश उसे कमर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने कहा यश से दूर रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हारी टाइप का तो बिल्कुल नहीं। राधिका गुस्से में अंश से कहती है, मैं किसी के साथ रहूं उससे आपको क्या चाहे, यश अच्छा लड़का हो या ना हो, आपसे तो बेटर ही है और मैंने उससे दूरी नहीं बनाई तो क्या कर लेंगे आप? ऐसा कहते हुए राधिका अंश को घूरने लगते हैं। इतने में अंश गुस्से में राधिका की ओर देखते हुए, अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या सकता हूं तो देख लो। ऐसा कहकर अंश राधिका की ओर बढ़ते हुए उसके होठों में अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगा। अंश के इस हरकत से राधिका की आंखें बड़ी हो गई और वो खुद को अंश को पकड़ से छुड़ाने के लिए और स्ट्रगल करने लगी, लेकिन अंश पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने राधिका को जी भर किस करने के बाद अपनी गिरफ्त से आजाद किया। अंश की पकड़ से छूटने के बाद राधिका एक भी सेकंड गवाए बिना अपने घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद अंश अपने होठों पर लगे राधिका के लिपस्टिक को साफ करता है और वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर पाखी रूम में आराम करते हुए सो चुकी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे रूम में नहीं दिखता। पाखी अक्षित को ढूंढते हुए नीचे हॉल में आ जाती है, जहां वो देखती है कि अक्षित किचन में खाना बना रहा है। उसे ऐसे देखकर पाखी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अक्षित किचन में काफी समय से था, उसने पूरी किचन की सफाई की और पाखी के लिए खाना बनाया। पाखी ये देखकर काफी खुश थी कि उसका हस्बैंड कितना केयरिंग है। उसने आज तक सिर्फ अक्षित का खड़ूस साइड ही देखा था। अक्षित से शादी करने के बाद उसे अक्षित की सॉफ्ट साइड भी दिखने लगी थी। यही वो अक्षित था जिसके बारे में अक्सर सुप्रिया बात करती है, सबकी केयर करने वाला जिसे उन्होंने ने खो दिया था। लेकिन पाखी के आने के बाद पुराना अक्षित भी धीरे धीरे आने लगा था। इतने में अक्षित को अपने कमर के पास किसी के छोटे और सॉफ्ट हाथ फील होने लगे। अक्षित को समझते देर नहीं लगी कि पाखी जो उसे पीछे से हक किए हुए है। अक्षित पाखी की ओर मुड़ता है और उसे प्यार से देखते हुए कहता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पाखी उसके जवाब में मच बेटर कहती है और अक्षित के सीने से लग जाती है।
अक्षित भी उसे अपने आगोश में भर लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में ही खोए रहते हैं। इतने में पाखी हक ब्रेक करते हुए कहती है, अक्षित आप मुझसे गुस्सा तो नहीं ना, मैं आपको इतना वेट करवा रही हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षित कहता है, गुस्सा तो हूं लेकिन इस बात के लिए नहीं। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी को इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, बल्कि इस बात के लिए कि जब तुम बिना मेरे कन्फेशन मेरे करीब आने से हिचक रही थी तो मैं तुम्हारे कॉन्फेशन के बिना तुम्हारे करीब कैसे आ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पाखी अक्षित को बड़े इमोशन के साथ देखती है। इतने में अक्षित बड़े प्यार से कहता है, मुझे लगता है कि तुम अभी भी रेडी नहीं हो। डोंट वरी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके होंगे, अब चलो। ऐसा कहते हुए अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले जाता है। लेकिन इतने में अक्षित का फोन बजने लगता है। अक्षित का फोन किचन में था। अक्षित पाखी को टेबल पर बैठने के लिए कहता है और फोन उठाने के लिए किचन में आ जाता है। अक्षित देखता है फोन में सक्षम का नाम फ्लैश हो रहा था। उसे देखकर अक्षित का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी उसने कॉल रिसीव किया। इधर पाखी टेबल पर बैठी ही थी कि डोर बेल बजने लगी। पाखी टेबल से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। दूसरी तरफ अक्षित फोन पर, हाँ क्या हुआ बोलो। सक्षम घबराते हुए, बॉस आप ठीक तो है ना, और मैम वो कैसी है। अक्षित एक गहरी सांस लेते हुए, हम दोनों ठीक है, अब तुम्हें आंसर मिल गया है तो मैं फोन रख रहा हूँ। सक्षम, ओके बॉस, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप मैम के साथ ही रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, आपकी जान को खतरा है। अक्षित चौंकते हुए, क्या अक्षित ने इतना ही कहा था कि उसके कानों में पाखी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अक्षित के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। अक्षित दौड़ता हुआ हॉल में और उसने देखा कि किसी ने पाखी के सिर पर बंदूक तान दी थी और पाखी बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी।